सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमने तय किया था कि एक ही विषय पर बात करेंगे और वह बात भी करेंगे राज्यसभा के संदर्भ में 16 सीटों पर हुए निर्वाचन के संदर्भ में। उम्मीद थी कि 5 बजे मतगणना होनी है, उसका परिणाम मुश्किल आधे घंटे में सार्वजनिक हो जाएगा। कौन जीता कौन हारा इस पर समीक्षा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन उच्च सदन का चुनाव भी प्रक्रिया की भेंट चढ़ा हुआ है। 4 राज्य राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा, इनकी 16 सीटों पर चुनाव था। चुनाव में कौन किसको वोट दे, इससे ज़्यादा दिलचस्पी राजनीतिक दलों की और रणनीतिकारों की इस बात के संदर्भ में रही कि कैसे प्रतिद्वंदी के दिए जा रहे वोट को हम देख लें और उसके आधार पर उसका वोट खारिज करा लें। राजस्थान में जेजेपी के चुनावी एजेंट दिग्विजय चौटाला ने पूरा जोर लगाया हुआ है कांग्रेस के 2 वोट खारिज कराने के संदर्भ में। इधर राजस्थान की बात करें तो सुभाष चंद्रा बीजेपी का 1 वोट खारिज कराने के लिए अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ये खेल जारी है। कुल मिलाकर चुनाव होने थे इन प्रदेशों की राजधानियों के अंदर, पर मामला देश की राजधानी में पहुंचा हुआ है। पहले भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, फिर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और कुल मिलाकर एक तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक भी चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया को शुरू करने की इजाज़त नहीं दी है। तो ये हमारा पहला विषय है। वहीं दूसरा विषय, आज शुक्रवार है। अब शुक्रवार अपने आप में ब्लैक फ्राइडे में जैसे मानो देश में तब्दील हो गया है। पिछले 3 जून को भी शुक्रवार था, उस दिन भी देश में तनाव की खबरें आई थी और आज भी तनाव के साथ पूरा देश अपनी चपेट में रहा। 11 राज्यों से खबर आ रही है कि जुमे की नमाज के बाद में जो कुछ संभव है वह लोगों ने करने की कोशिश की। कुल मिलाकर नुपुर शर्मा के दिए गए एक बयान की प्रतिक्रिया के नाम पर जिस प्रकार का नंगा नाच देश में आज देखने को मिला है, चाहे आप प्रयागराज की बात करें, चाहे आप रांची की बात करें, चाहे आप कांकेर की बात करें, चाहे आप छिंदवाड़ा की बात करें, चाहे कहीं अन्य की बात करें, हर जगह बड़ी संख्या में एक धर्म के लोगों ने इकट्ठे होकर जिस प्रकार की नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि तोड़फोड़ की, बम फोड़े, आगजनी की, यहाँ तक कि लोगों से मारपीट भी की। हालत यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एडीजी, आईजी, एसपी, डीएम सब घायल हुए पड़े हैं। वहीं रांची में 144 भी लगी हुई है और कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाने की नौबत आई हुई है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात उच्च सदन के चुनाव के संदर्भ में। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जो है राजनीतिक दलों की इन कोशिशों को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता और मरकर भी नहीं मरता। जयशंकर प्रसाद महान उपन्यासकार हुए, महान लेखक हुए, उन्होंने ये बात कही थी। विचार करके देखेंगे हम अपने इस दौर के राजनीतिज्ञों के संदर्भ में। कष्ट होगा लेकिन यह भी लगेगा ये बात तो सही कही थी। इसी रोशनी में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रामचंद्र जागड़ा जी हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वहीं इन सबके बीच में प्रक्रियागत विषयों के जानकार देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रामचंद्र जांगड़ा जी से ही करते हैं। क्या हो रहा है जांगड़ा साहब? अपने निर्वाचन की प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, इस कार्य से जुड़े हुए विधानसभा के पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, विरोधियों के विधायकों पर भरोसा नहीं है, या कुल मिलाकर भरोसा तो सब पर है लेकिन जीत अपनी ही चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुड़ जुगाड़, तो इसलिए दिल्ली तक दरवाजा खटखटा रहे हैं। कुल मिला के कहानी क्या है? नहीं हिमांशु जी, हमें अपने विधायकों पर भी भरोसा है, प्रक्रिया पर भी भरोसा है, लोकतंत्र पर भी भरोसा है जी। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक वहां पर प्रशिक्षण ले रहे थे जी। वोटिंग के बारे में जी। और फिर भी वो अगर कोई इस किस्म का आचरण करते हैं जिससे संदेहास्पद मामला हो जाता है जी। तो फिर उसकी शिकायत तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वो चुनाव तक जाएगी जी। और जब वो इतने अनुभवी बीबी बतरावी दूसरी बार विधायक हैं, किरण चौधरी तो 4-5 बार विधायक रह चुकी हैं जी। और इतना अनुभव होते हुए भी अगर वो अपने व्यवहार में कोई ऐसा करते हैं कि जिसके कारण संदिग्ध मामला हो जाता है तो उनको सोचना चाहिए इस विषय को। फिर पार्टी तो जाएगी उसके खिलाफ, सोचना होने चाहिए या आपको सोचना चाहिए? रामचंद्र जांगड़ा जी, आपने शिकायत की, मतलब आपने भी नहीं की, जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला थे, वो चिक चिक कर चिल्ला रहे मैंने वोट देख लिया, मैंने वोट देख लिया, और इतना ही नहीं उसके बाद उन्होंने शिकायत भी दी और उस शिकायत के जवाब में निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो की फुटेज देखकर कहा कि ये शिकायत गलत है, बेबुनियाद है और इसे निरस्त किया जाता है। शांति नहीं मिली आपको? भाई आपने शिकायत की,
निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो फुटेज देखकर शिकायत को खारिज कर दिया। इतने क्यों बेकरार हैं? कांग्रेस के वोट निरस्त कराने के लिए अपने विधायकों पे भरोसा नहीं, या जो इधर उधर से व्यवस्था करे तो वो बात उतनी बनी नहीं। आपने जिक्र किया है वो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना कोई विधायक है ना, और वो उनका आचरण गलत था तो वो देख लिया, इलेक्शन कमीशन ने देख लिया और उसको वीडियो को देख लिया और उसको उसकी शिकायत को खारिज कर दिया। जहां तक बात है बीबी बत्रा और अपने किरण चौधरी जी की, तो उसके विषय में ये हमारा मामला है और हमारे जो नेता हैं उसी विषय को लेके इलेक्शन कमीशन तक गए हैं केंद्र में, और केंद्र ने उसकी सारी वीडियो मंगा ली जांगड़ा है। साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने शिकायत ही बीबी बत्रा और किरण चौधरी के संदर्भ में की है कि उनके वोट मैंने देख लिए, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। जयप्रकाश जी मेरे साथ में हैं। जयप्रकाश जी, रामचंद्र जांगड़ा जी का कहना है कि कमाल है कांग्रेस का, 2 बार के विधायक है बीबी बत्रा, 4-5 बार की विधायक है किरण चौधरी, मंत्री भी रही हैं। क्या देश चलाएंगे, क्या प्रदेश चलाएंगे? एक वोट देना तक तो आता नहीं इन लोगों को। क्या कहेंगे आप? देखिए, रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे मित्र हैं जी। इनको किसी बात का ज्ञान नहीं है कि जिस लड़के ने ये कैच कर रहा है जी इसको बोलते दिग्विजय जी जिसने अपना परिवार का सत्यानाश कर दिया, जी इस सरकार में सत्यानाश कर दिया गठबंधन सरकार का, झूठ बोलने के आदी हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रामचंद्र जांगड़ा जी से, जी कम से कम कहीं तो सच्चाई बोल दो। सारा दिन राम राम का नाम लेते हो, राम के नाम से सच्चाई बोल दो जांगड़ा जी। मैंने वो वीडियो देखी, हमने वो वीडियो ले लिए जी, और मैं 5 बार एमपी और एमएलए रहा हूँ कि 3 बार लोकसभा विधानसभा के राज्यसभा के चुनाव मैंने अटेंड किए हैं एज एजेंट। मैं पूछना चाहता हूँ एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब किरण चौधरी ने अपना मतदान किया और बैलेट पेपर, क्या ये सीक्रेट ओपन बैलेट पेपर है डॉक्टर साहब, तो वो दिखाना होता अपने एजेंट को। वो कहता मैंने लग के देख दिया। क्रिमिनल केस तो दिग्विजय पे करो जिसने अनाधिकार चेष्टा की है, उसके खिलाफ क्रिमिनल आपराधिक मामला दर्ज करवाना चाहिए। इस तरीके से किसी का बैलेट पेपर देखने के लिए, वोट कैंसिल कराने के लिए ये उत्साह झंडा था इस सरकार का, और ये जनता को पता लग चुका है कि हार निश्चित है। पूरी तरीके से सरकार हार रही थी और अपनी हार से बचने के लिए उन्होंने ये कभी दुनिया में देखे दूसरी पार्टी के एजेंट के मेरे को दिखा, मैंने देख लिया। भाई तूने क्यों देखा? जब तुम्हारा चैम्बर अलग है तो आप अलग चैम्बर में रहो, उस तरफ क्यों आए तुम देखने के लिए? इनके दिग्विजय चौटाला पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और इसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट हम डालेंगे। तो कांग्रेस ने ऐसा कोई शिकायती पत्र वत्र दिया है जयप्रकाश जी, या ये आपका निजी विचार है कि दिग्विजय के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए? या जयप्रकाश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कांग्रेस दिग्विजय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए कोई एफआईआर वगैरह करा रही है? हाँ कराएगी, अब तैयारी कर रहे हैं हम। तो जयप्रकाश जी एक बड़ी घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला की अनाधिकार चेष्टा तथाकथित रूप से उसके खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी कांग्रेस करने जा रही है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा जयप्रकाश जी, क्योंकि ऐसा ही एक खेल राजस्थान के संदर्भ में भी आया है। राजस्थान में सुभाष चंद्र बड़े नाराज हुए भाजपा के एक विधायक के द्वारा वोट दिए जाने को लेकर। कांग्रेस को वोट दिया ऐसा बताया गया। थोड़ा स्वर्णिम जी से समझना चाहेंगे हुआ क्या आपके राजस्थान में? राजस्थान भी अटक गया, हरियाणा तो अटका ही है, पर राजस्थान में क्या हुआ आपके संदर्भ में? शिकायत तो आपके संदर्भ में आनी थी कि आपके लोग भाजपा को दे रहे हैं, सुभाष चंद्रा जी ने दावा किया था। कहानी दूसरी आ रही है, सुभाष चंद्रा को जिनको वोट देने थे वो लोग आपको दे दिए। क्या खेल किए आप लोग? देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कई बार कहा, हमारी पार्टी लगातार कह रही है राजस्थान में कि हमारा कुनबा सुरक्षित है, हम एक है। 3.5 साल से एक साथ हम बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं। अब भाजपा के जो प्रदेश नेतृत्व है वो पता नहीं कहाँ से मन से कुछ उत्पत्ति उनकी होती है कि कांग्रेस में नाराजगी है, कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, हमारे साथ आएंगे। जबकि हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को एक साथ रखने में भी दिक्कत आई, पहुंचे ही नहीं सारे लोग। और अब ये देखिए, ये जो जिनका जिक्र कर रहे हैं जी, देखिए मैं जो इनके प्रत्याशी थे उनका मैं इतिहास बताता हूँ। जो अधिकृत प्रत्याशी थे, वो अधिकृत प्रत्याशी वो थे जिन्होंने 3.5 वर्ष पूर्व जब हरियाणा कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में, तो ये विधानसभा के भाग 22,000 करोड़ का घोटाला भाजपा सरकार ने किया। ये तख्ती लगा करके बैठे थे और इन्होंने विरोध किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। और भाजपा छोड़ करके
पहले खुद की पार्टी बनाई और फिर हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हुए, फिर वापस भाजपा में गए और इनको टिकट मिल गया। अब जो कुशवाहा है, शोभा रानी कुशवाहा, जी वो धौलपुर की विधायक है साहब, जी झांकी धौलपुर की। धौलपुर झांकी महारानी वसुंधरा राजे जी हैं। जी तो अभी हम पे आरोप लगाने की बजाय अगर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया जी तो ये जो अब आए थे साहब हमारे यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे थे, वो उसको निरस्त कराने के लिए उन्होंने अर्जी दे दी जो उनकी खारिज हो गई है। जी अब वो जो आप देख सकते हैं कि अंतर विरोध, मन का विरोध, गतिरोध किस में था? ये तो भाजपा के लोगों में है, क्योंकि आपने टिकट उसको दिया, चुनाव उसको लड़ाया। सोनी जी, एक जानकारी आपसे चाहिए इस कार्यक्रम के दौरान ही कि राजस्थान में किसी का वोट कैंसिल हुआ क्या? खबरें अलग अलग चलती रही, इसका कैंसिल, उसका कैंसिल, इसका दावा, उसका दावा। अंतिम नतीजा क्या रहा? आपका मैनेजमेंट चल गया या भाजपा का मैनेजमेंट चल गया? नहीं, वो वोट किसी का कैंसिल नहीं हुआ। भाजपा ने जो अर्जी लगाई थी कि उनके विधायक का वोट कैंसिल किया जाए, वो नहीं हुआ है। वो चुनाव आयोग ने उसको माना है कि वो मतगणना में शामिल माना जाएगा और मतगणना शुरू होने की भी हमारे पास मतगणना में शामिल माना जाएगा। मैं इस विषय के संदर्भ में थोड़ी तकनीकी बातें समझना चाहता हूं और इसके लिए मैं देवेंद्र वर्मा जी को खासतौर पर इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ा हूं। और देवेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूं, आखिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया क्यों है? वोट देख लिया तो निरस्त हो जाएगा, वोट किसी और को दिखा दिया तो निरस्त हो जाएगा। अगर इतना ही मामला इस तरीके से रखना है कि कोई किसी को ना दिखाए, तो वोटिंग कराने की जरूरत ही क्या है? विधानसभा में जिसकी जितनी सीटें उस संख्या बल के आधार पर ही फैसला हो जाए। ये वोट देने दिलाने का खेल ही क्यों करना है? ये देने दिलाने के चक्कर में जो खेल हो रहा है, देश देख रहा है क्या तमाशा चल रहा है। होटल, रिसोर्ट, बस, हवाई जहाज और जाने क्या क्या, अंतरात्मा की आवाज़, दूर की आवाज़, पास की आवाज़, पता नहीं कौन सी आवाज़, कि असल में पैसे की आवाज़ या पद की आवाज़। थोड़ा देवेंद्र वर्मा जी आप बताएं ना, है क्या ये? देखिए, राज्यसभा का जो इलेक्शन है जी, ये ओपन बैलेट से इलेक्शन होता है जी, इसका जो बैलेट पेपर भी जब मेंबर्स को देते हैं जी, तो उसके काउंटर फाइल के ऊपर भी उसके मेंबर के दस्तखत करा लिए जाते हैं। अर्थात ये तो पता रहता है कि कौन से मेंबर ने किसको वोट दिया है। ये तो बाद में भी पता किया जा सकता है, क्योंकि वो कोई सीक्रेट बैलेट के उसमें नहीं आता जी, अब एक ये प्रोविजन किया है कि यदि उसके ऑथराइज्ड पर्सन को, जो मेंबर वोटिंग कर रहा है, जी, वो पार्टी के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन को अपना बैलेट डालने के पहले उसको दिखाएगा। एक ये प्रोविजन लॉ में है। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई अपने आप देख लेगा, जबरदस्ती छीन के देख लेगा, तब भी उसका दिखाना है, देखना नहीं है। एक्चुअली उसको थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा कि मैं बहुत जबरदस्ती कोशिश करके उसके हाथ से छीन के देख लूं और फिर कहूं कि ये मैंने देख लिया इसलिए इसका रिजेक्ट करें, ये प्रोविजन नहीं है। वो दिखाएगा। अब उसको दिखाना है ऑथराइज्ड पर्सन को। ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा वो किसी दूसरे व्यक्ति को ओपनली दिखाएगा नहीं। ये उसका आशय, लॉ का आशय ये है। लेकिन उसको ये इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं देवेंद्र जी आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, क्या नहीं लगता है कि ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण किस्म का है? भाई, आपको अगर ये बताना है कि मैंने वोट किसको दिया और आपने अधिकृत एजेंट को बताया, ये आधे वोट देने वाले बाहर निकलकर टीवी चैनल को बता रहे हैं कि मैं इसको वोट देकर आया, तो जब वो बाहर निकल के बता दे रहे हैं मैं इसे वोट देकर आया, तो अगर अंदर दिखा दिया तो कौन सा आसमान टूटने वाला है? आपसे समझना ही चाहता हूं कि प्रक्रिया के नाम पर तमाशा नहीं चल रहा है क्या? राज्यसभा जैसी चुनाव की प्रक्रिया को हमने एक तमाशा नहीं बना दिया है? आप जैसा अनुभवी संविधान का मर्मज्ञ किस नजरिए के साथ इस विषय पे? मैंने पहले ही कहा कि इसका जो बैलेट जो होती है ये ओपन बैलेट है और ये जो प्रावधान है, ये जो दिखाने वाला भी, मुझे ऐसा स्मरण है कि ये बहुत पहले से ये प्रावधान नहीं है। ये संभवतः ये प्रावधान पिछले 6-7 वर्षों पहले इस प्रावधान को ऐड किया गया है कि वो उसके ऑथराइज्ड पर्सन को दिखाएगा। और मुझे लगता है कि ऑथराइज्ड पर्सन को दिखाने वाला जो प्रावधान है, ये शायद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सुविधा के लिए सहमति से ऐसा प्रावधान करने का कुछ प्रस्ताव रखा होगा। लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं था और मेरी अभी भी ये राय है कि ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका ओपन बैलेट है, ओपन बैलेट का मतलब यह है कि आपको पता चल जाता है। मैंने शुरू में कहा कि काउंटर फाइल के ऊपर दस्तखत कराते हैं, उसका नाम, कौन सा बैलेट पेपर किस मेंबर को दिया जा रहा है। हालांकि वो सीक्वेंस से नहीं देते हैं, वो हेफाजत तरीके से देखते हैं किसको कौन सा बैलेट मिलेगा।
लेकिन फिर भी इसकी ये दिखाने वाली जो प्रोविजन किया है, ये दिखाने वाला प्रोविजन मेरे ख्याल से खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोविजन से पिछली बार गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, एक बार और सुरजेवाला का वोट भी उन्होंने किसी दूसरे को दिखा दिया था तो कैंसिल हो गया था, और ऐसे कई प्रोविजन, कई ऐसे तो देवेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने तकरीबन 40 साल इस विधानसभा की प्रक्रिया में लगाया, उनका मानना है कि ये तो खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या रामचंद्र जांगड़ा जी ऐसा मानते हैं, या रामचंद्र जांगड़ा जी को लगता है कि जो हमारी योजना रहती है शत्रु को निपटाने की, निपटने की, उसमें खलल पड़ जाएगा अगर ये प्रावधान खत्म हो जाएगा? थोड़ा बताएंगे रामचंद्र जी। अभय चौटाला बाहर निकलकर बता रहे हैं वोट मैंने कार्तिकेय शर्मा को दिया, गौतम जी भी, राम कुमार जी भी बोल रहे हैं जेजेपी के नाते नहीं दिया, कार्तिकेय को दे दिया। अब जब खुलकर बोल रहे हैं तो फिर इसकी भी मांग नहीं होनी चाहिए कि भाई ये भी निरस्त हो जाए, इन्होंने तो गोपनीयता को भंग कर दिया? थोड़ा आप बताएंगे, तमाशा नहीं चल रहा है देश में, और उस तमाशे का हिस्सा देश के दोनों बड़े राजनीतिक दल नहीं बन गए हैं? हिमांशु जी, मैं उसमें यही बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसा देवेंद्र जी ने बताया है कि कोई व्यक्ति वोट डालने वाला खुद दिखाए तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है जी। लेकिन अगर कोई आदमी झुक के देख के कहे या हाथ पकड़ के देख के कहे कि मैंने देख लिया है, वो गलत है जी। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये बात गलत है जी। अभी हमारे भाई जयप्रकाश जी एक बात कह रहे थे, हमारा उम्मीदवार तो अधिकृत उम्मीदवार हमारे कृष्ण पवार जी हैं, हमारे पास 31 से वो जीतना है उनको, हमारे पास 9 वोट अतिरिक्त हैं, सरप्लस हैं, तो हमारा तो उम्मीदवार का हार जीत का कोई सवाल ही नहीं हो, तो जीते हुए निश्चित हैं जी। अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं कार्तिकेय जी, वो जेजेपी ने समर्थन से उठाए हैं, अपने विनोद शर्मा जी के लड़के। अब हमारी अलायंस की पार्टी है, हमारा विधानसभा में अलायंस है, सरकार में अलायंस है, तो उसके बाद हमारे जो अतिरिक्त 9 वोट हैं तो हमने तो उनको ही देने, हमने कांग्रेस को तो देने नहीं जी। अब अगर वहां पर दिग्विजय चौटाला जी कोई अतिरिक्त बात करते हैं तो उनकी शिकायत जाए, हमें इस बात में कोई एतराज नहीं, उसकी जांच हो जाए जी। लेकिन जैसा हमारे नेताओं को कहा गया कि उन्होंने खुद दिखाया है तो उन्होंने वीडियो मंगा ली, अब वो वीडियो में जो सच्चाई है वो इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में वीडियो मंगा ली, वो आ जाएगी। हमारा तो अधिकृत, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है रामचंद्र जी, इतना सीधा साधा मामला नहीं है आपका। नांदल साहब चुनाव अधिकारी हैं हरियाणा में, आपकी विधानसभा में ही बैठते हैं, उन्होंने शिकायत को लिया, शिकायत के बाद में ऑब्जर्वर के साथ मिलकर उन्होंने उस वीडियो को देखा और उसके आधार पर उस शिकायत को खारिज कर दिया कि ये बेबुनियाद है। तो क्यों नहीं मानते आप? अपने ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में आप सहमति क्यों नहीं देते? आप तो शिकायत करने दिल्ली दौड़ पड़े हैं, आपका पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, नकवी जी और जाने कौन कौन लोग गए हुए हैं, पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। अगर आपने कह दिया होता कि हमें कोई आपत्ति नहीं है तो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होता। विधानसभा में चुनाव अधिकारी ने देख लिया और उन्होंने मान लिया तो दिल्ली वाले भी मान लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हो जाएगा फैसला। वीडियो तो वही है, उसमें कोई चेंज होने वाला तो है नहीं। तो रामचंद्र जी का कहना है इस बात में क्यों आप तूल दे रहे हो कि हमने वहां पर बात नहीं मानी, दिल्ली में मानेंगे? जयप्रकाश, इतना ही सरल मामला है जितना रामचंद्र जी यहाँ पे सरल तरीके से बता रहे हैं, या आप कुछ और देख पा रहे हैं? रामचंद्र जी इस बात को बखूबी जानते हैं जी कि जो वीडियो है वो हमारे पास भी है जी, ये अनाधिकार चेष्टा की गई जी, और वो जबरदस्ती, जैसे कहते ना कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही इस तरह का आचरण कर सकता है जी। जो इसने ये जो क्या कार्तिक का जो एजेंट था दिग्विजय सिंह, जो उसने आचरण अपना किया है, वरना आप ये बताइए जब उनका चैम्बर अलग है वहां क्या लेने आया वो? पर मैं थोड़ा दूसरी बात करना चाहता हूं जयप्रकाश जी, आपने स्वयं अपना अभी पिछली बार बोलते हुए बताया था कि मैं इतनी बार विधायक रहा, इतनी बार सांसद रहा, इतने अनुभव मेरे साथ में हैं। आपका मन कितना दुख रहा है इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर? जो कुछ चल रहा है देश में, चारों राज्यों में निर्वाचन के नाम पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाने की नौबत आई, यहाँ तक कि आपकी पार्टी की भी आई, आप भी अपने सारे विधायकों को लेकर 1000 किलोमीटर दूर पड़े रहे। थोड़ा क्या यही लोकतंत्र बनाने के लिए संघर्ष हुआ था हमारे पूर्वजों के द्वारा? कितने आनंदित हैं या कितने निराश हैं आप इस दृश्य को देखकर? नहीं, आज की मौजूदा हालतों से मैं बहुत नाराज और मायूस और परेशान हूं जी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कोलैप्स कर दिया है जी। मैंने आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा जी कि जिस तरीके से हरियाणा में हॉर्स राइडिंग कराने का प्रयास किया गया जी, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के घरों में 3:45 बजे तक भी कोशिश की गई,
धन का प्रलोभन दिया गया। और जो उम्मीदवार है, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, रामचंद्र जांगड़ा जी जैसा आदमी जो हमारे साथ समाजवादी विचारधारा का आदमी है, वो भी ऐसे लोगों की बात करें जो 6 महीने की सजा हो रही है। जो इनका उम्मीदवार है, 6 महीने की चेक बाउंस में 2 बार सजा हो चुकी है। ऐसे लोगों को पार्टियां लेने लगी तो दिवाला तो पिट गया प्रजातंत्र का। अपराधी प्रवृत्ति का लोग उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और उससे बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का एजेंट बना दिया, फिर तो गुंडा राज कर दिया इन्होंने। विधानसभा के अंदर भी इस तरह का जो आचरण हुआ है ये बड़ा निंदनीय है। और जब रिटर्निंग अफसर ये कह रहे हैं कि ऐसा काम नहीं हुआ, तो क्योंकि प्रजा जो सिस्टम है चुनाव का कोर्ट में जाएं, कोर्ट फैसला करेगी, काउंटिंग होने दें। पर जयप्रकाश जी, मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे और लेना चाहूंगा। देवेंद्र वर्मा जी ने साफ तौर पे कहा कि ये वोट दिखाने विकाने वाला प्रावधान खत्म होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास में भी इतना लंबा तजुर्बा है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्रक्रियागत आधार पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक नुस्खा निकाला गया है? इसने देख लिया, उसने देख लिया। जब देने वाले आकर टीवी चैनल पर चिल्ला रहे हैं कि मैं तो इसको देकर आया हूं, तो उसके बाद कोई गोपनीयता रही कहां? एक ने देख लिया या सबने देख लिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इसके आधार पर निरस्त किया जाना? इस पर कुछ कहेंगे आप? मैं कहूँगा, देखो जी, गोपनीयता तो वैसे तो हमारा जो वोट है जी लोकसभा का है, बाकी सारा उसमें गोपनीयता है जी। राज्यसभा का जब ये फैसला हुआ, इससे पहले यहाँ भी गोपनीयता थी जी, लेकिन राज्यसभा का उस वक्त फैसला ये हुआ, वो अपनी पार्टी के अधिकृत जो एजेंट हैं जी, इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट जी, उसको दिखाएंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करके देखने का प्रयास करता है और वो कहे मैंने इसको देख लिया, तो उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए कि उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। वो अनधिकार चेष्टा क्यों करता है? अपनी चैम्बर में जयप्रकाश जी अपनी सुविधा की बात कर रहे हैं। उन्हें अभी दिग्विजय चौटाला निशाने पर दिखाई दे रहा है, उन्हें लगता है कि इस लड़के को तो मुझे जेल भिजवाना चाहिए, इतने तक का मामला है। लेकिन हम बुनियादी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्वप्निल जी मेरे साथ, स्वर्णिम जी मेरे साथ में। स्वर्णिम जी, आपका नजरिया और इसमें सार्वजनिक हो कि क्या जब एक को वोट दिखा रहे हैं तो बाकी भी देख लें? वैसे भी लोग बाहर निकल के बता दे रहे हैं कि हम किसको देकर आ रहे हैं। इसके आधार पर वोट निरस्त कराने का जो प्रावधान है, ये कितना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, या कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की अपनी शातिरता को ही मजबूत करने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रावधान तो शायद इसीलिए बना है कि कोई अपने अधिकृत प्रत्याशी के अलावा कोई वोट ना दे सके। ये एजेंट देख करके इंश्योर कर ले, फिर भी लोग दे रहे हैं। तो मैं आपकी बात से ये सहमत हूं कि अगर इसको कोई और भी देख ले तो उसके आधार पर निरस्त करने का जो प्रावधान है ये उचित नहीं है। और इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि जब देख ही रहे, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, आप फुटेज देख रहे हैं, और कोई आदमी बाहर आकर के बता रहा है, दूसरा अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी है तो भी वो वोट निरस्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। स्वर्णिम जी भी देवेंद्र वर्मा जी ने जो बात कही उसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश जी अभी लक्ष्य पर केंद्रित हैं, उन्हें अभी अजय माकन की जीत सुनिश्चित करनी है। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं जयप्रकाश जी, इसलिए कहीं दाएं बाएं नहीं होना चाहते हैं। लेकिन एक बार मैं रामचंद्र जांगड़ा जी से और जानना चाहता हूँ इस प्रावधान के संदर्भ में। रामचंद्र जांगड़ा जी, आप मानते हैं जिसको देखना है देख ले, आदमी बता ही देता है कि मैं किसको दे रहा हूं, तो दिक्कत क्या है? और अगर इतनी ही दिक्कत है तो विप लागू किया जाए, जो जना पार्टी के अनुसार वोट ना दे उसकी संस्था चली जाए। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, अब ये तो ऊपर इलेक्शन कमीशन से चर्चा के बाद ही सारी चीजों का फैसला होता है। हम तो उसमें फैसले के तो अरे आप कानून बनाने वाले लोगों साहब, सांसद हैं आप ही प्रावधान बनाएंगे। आप कानून जो बनाएंगे चुनाव आयोग उसका पालन करेगा। चुनाव की व्यवस्था के संदर्भ में कानून बनाने वाले लोग हैं आप, अपनी स्पष्ट राय दीजिए ना। रामचंद्र जांगड़ा जी, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता के आप कितने हिमायती हैं, शुचिता के कितने हिमायती हैं? कुल मिलाकर आपसे सवाल इतना है, वोट किसी ने देख लिया, केवल इस आधार पर निरस्त होना चाहिए, या आपका मानना है सबको दिखा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है? और अगर वोट की गोपनीयता है तो विप के संदर्भ में लागू रहे कि अगर पार्टी के अनुसार वोट नहीं दिया तो तुम्हारी सदस्यता जाएगी। क्या कहते हैं? देखिए, जो प्रावधान ये है कि कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती और किसी को ये दिखाने की स्वतंत्रता है, तो कानून में ये प्रावधान कर दिया जाए तो अच्छी बात है, सोचता रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को
तो जांगड़ा साहब भी इस बात के हिमायती हैं। जयप्रकाश जी का आह्वान कहीं ना कहीं उन पर असर दिखा गया, पुराने समाजवादी हैं, थोड़ा सच सच बोले, जांगड़ा जी पे असर हो गया। लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूँ। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम ने यह बताया है कि राजनीतिक दलों की दिलचस्पी दो बातों में, या तो पहले अपने अनुसार विधायकों को तोड़ फोड़ लो, प्रलोभन दे के बात करते हैं कि दल बदल कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में सभी दल एक किस्म का आचरण करते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी बात आपसे ये जानने की है कि ये जो प्रक्रिया के तहत अपने अनुसार फैसला लेने की कोशिश है, इसके संदर्भ में चुनाव आयोग महसूस करेगा कि इनकी मंशा क्या है? ये जो डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, ये दरअसल शिकायत करने आ रहे हैं या अपने मन मुताबिक फैसला लेने आ रहे हैं? उनका आशय तो शिकायत के माध्यम से अपने मन मुताबिक फैसला निर्वाचन आयोग ये है, लेकिन निर्वाचन आयोग एक बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के मनमर्जी के हिसाब से फैसला लेगा, मैं नहीं समझता ऐसा है। वो तो निश्चित तौर पर एविडेंस है और जो तथ्य है उसके हिसाब से फैसला लेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कितना ही प्रयास करें उनको प्रभावित करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी। चुनाव आयोग के संदर्भ में भरोसा देवेंद्र वर्मा जी का, लेकिन वर्मा जी आप ये आज कुछ घंटों में मिनटों में खत्म हो जाएगा या अब देश को इस परिणाम के लिए कई दिन तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मुझे पिछली बार का भी ख्याल है, गुजरात के समय पर भी बहुत देर रात तक इलेक्शन कमीशन का उसमें निर्णय नहीं हो पाया था। अब टाइम तो इसमें लगता है, अब कितना टाइम लगेगा, कितने तथ्य हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन सब मीटिंग करके कैसे तय करता है, ये सब उसके ऊपर है। बाकी अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा पेचीदा है। तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है। कुल मिलाकर हम इस बातचीत के निचोड़ पे पहुंचे तो बातचीत का निचोड़ कुल मिलाकर इतना है कि प्रक्रिया की आड़ में राजनीतिक दल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है, विधायकों को तय करना है कि उन्हें अपने बीच में से किसको चुनकर उच्च सदन के लिए भेजना है, लेकिन राजनीतिक दल विधायकों की राय के ऊपर अपनी मंशा को वरीयता देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर कोशिश कर रहे हैं कि जो सदन में वो नहीं कर पाए वो शायद चुनाव आयोग के पास जाकर अपने अनुसार करा लें। पर क्या चुनाव आयोग ऐसी कोशिशों को सिरे चढ़ने देगा या देवेंद्र वर्मा जी जो भरोसा दिला रहे हैं, कुल मिलाकर चुनाव आयोग के संदर्भ में आप भरोसा रखिए, वहां पर न्याय ही होगा। तो देखेंगे क्या नतीजा निकल कर आता है। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान आगे भी जुड़े रहेंगे क्योंकि दूसरा विषय बेहद संजीदा है। देश में आज फिर आग लगी, कई जगह पत्थर चले, कई जगह हिंसा हुई, इसी पर हम बात करेंगे। जुम्मा था, नमाज का दिन था, खुदा को याद करने का दिन था, लेकिन खुदा को याद करते करते कहाँ शैतानी हरकतों में लोग लग गए, इस पर ही बात करें। कहीं जाइए करें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द लौटेंगे।